नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान युद्ध का असर अब भारत में पूरी तरह नजर आने लगा है। इस युद्ध की वजह से भारत में अब हाहाकार है और भारत में नहीं, संपूर्ण भारत में कहें तब बेहतर होगा। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, आप गिनते जाइए। कोई शहर अब इससे छूता नहीं है। जितने एक्सपर्ट हैं, यहां तक कि इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट हैं, उनके भी पसीने छूट रहे हैं। पूरा भारत ठप होने के कगार पर है। पूरा भारत ठप होने के कगार पर है। सड़कों पर लंबी कतार है और शमशान में लाशें भी कर रही इंतजार। ये है मोदी का नया भारत और मोदी के नए भारत में ये न्यू नॉर्मल है। इसमें ज्यादा हैरत में नहीं पड़ना है। मोदी ने बता दिया था न्यू नॉर्मल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बताया था न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल में क्या क्या हो सकता है, अभी आप लोग अभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अभी तो देखिए, पहली बार मुझे लगता है मानव सभ्यता में लाशों को इंतजार करना पड़ा था। कोविड के समय ऐसा देखा गया था कि जगह नहीं थी, वेटिंग चल रहा था अंतिम संस्कार के लिए। एक कोविड एकमात्र एग्जाम्पल मुझे लगता है मानव सभ्यता में एक ही आता है दिमाग में। वो हालात पैदा हो रहे हैं। हालात इसलिए नहीं पैदा हो रहे हैं कि लोग मर रहे हैं दनादन, मौतें हो रही है इसलिए नहीं। अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लाले पड़ रहे हैं भैया। ये हालत है और सरकार में अफरा तफरी है। हमारा अविनाशी गायब है। अविनाशी कोई खबर है आपके पास? हो तो मुझे बताइए। कहीं पर बताइए, चर्चा करने के लिए अविनाशी को आपने देखा हो कि भाई देश में संकट है, मैं आ रहा हूं सामने। ऐसे समय में अविनाशी बिल्कुल लापता हो जाता है। तत्काल बंकर में तपस्या साधना करने लगता है अविनाशी। लाइए जरा हेमंत जी को। कार्यक्रम में बहुत कंटेंट है, बहुत कंटेंट है, क्योंकि देश में बहुत बड़ा संकट। तो इसमें इसलिए छोटा वीडियो नहीं कर पाएंगे हम लोग। क्या करें, हम 10 मिनट का कि एक वीडियो ला करके खाई लफाजी करके पलट जाएगा, उड़ जाएगा, तो 10-10 मिनट का करके भाग जाएं। हम भी लंबा करने में हमारा भी गला सूखता है। तो जो है, इसमें बहुत कंटेंट है। हम कुछ ना बोले, मैंने यही शुरू में कहा, हम हेमंत जी कुछ भी ना बोले तो इसमें देखना पड़ेगा आपको लंबा। लाइए सबसे पहले मोदी जी को सुनाइए। जो गायब हैं मैं उनको पहले सुनाऊंगा। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। देखो 2 दिन से तो खाना भी नहीं बना था बेटा, किसी पड़ोसी के घर का चाय बना ली। एक दिन तो खाना बिल्कुल भी ना बना था सुबह को। फिर जो लड़की आई थी, फिर पड़ोसी के यहाँ रोटी खा ली, रोटी बना कर लेके आई थी। कितनी सिंपल टेक्नोलॉजी। अब वक्त आ गया है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का। इसलिए मैंने शुरुआत में दिखाया कि जितने लोग परेशान हैं, अभी आगे जिनको जिनको आप परेशान देखेंगे, सब लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। और मुझे तो एक बार कतर भी जाना है, अगर मौका मिला जाकर चेक करूंगा कि वहां के भी किस गटर के पाइपलाइन से पूरे देश, पूरी दुनिया में गैस सप्लाई हो रही है। कोई तो गटर होगा वहां पे, बड़ा गटर होगा। खैर, आपने सुन लिया। अब अगला कंटेंट लाइए जरा। इसके बाद हम मुख्य कार्यक्रम पर आएंगे। अगला कंटेंट है, मैं उमाशंकर सिंह, हमारे पत्रकारिता बिरादरी के कुछ एक जो ऐसे लोग हैं
जिनको लेकर के मन में रहता है कि चलो हाँ, जहाँ हैं जिंदा किए हैं पत्रकारिता, उन्हीं का ट्वीट में लाया हूँ। नीचे देखिए, सरकार की बैठक, जो ट्वीट था पहला उन्होंने किया, सरकार की बैठक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिन कदमों की घोषणा की उसका ब्यौरा। ये दरअसल पाकिस्तान में भी बड़ा संकट है युद्ध की वजह से, तो वहां पर बैठक हुई सरकार की और प्रधानमंत्री खुद आकर के देश के सामने एक एक चीज बताया। मैंने सुना भी कि उसमें सरकारी, जितने सरकारी वाहन हैं उनका तेल का कोटा आधा कर दिया कि सरकारी वाहनों में तेल न फूका जाए। ये जो है ट्वीट किया, और फिर उमाशंकर सिंह ने जो लाइन लिखी ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारे यहाँ लिखने की हिम्मत नहीं कोई करता, इसलिए मैं नाम लेकर के और उनको इसलिए दे रहा हूं। हमारे यहाँ हिम्मत नहीं करता कोई। दुश्मन देश के प्रधानमंत्री की घरेलू मोर्चे पर हिम्मत देखिए, बस हटा दीजिए, समझने वाले सब समझ गए होंगे। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री उस संकट में घरेलू मोर्चे पे उस संकट के समाधान के लिए खुद सामने आकर के पब्लिक के बीच ऐलान कर रहा है, हमारा वाला विश्व गुरु ब्रूनो भाई। अब चलिए, हो गया, अब यहां से कार्यक्रम शुरू होगा। अगला लाइए, अगला चलाइए। ये फोटो देखिएगा हेमंत भाई, एक फोटो खाली झलक है, लखनऊ की झलक। ये कतार फोटो में जितना मैं क्रॉप करके ला पाया हूं, ये बहुत कम आपको दिख रहा है। ये कतार बहुत लंबी है, बहुत लंबी कतार। ये उस दौर में चले गए हम जिस दौर में गैस भारत में कतार में नंबर लगा के मिला करती थी। ये वो दौर करीब 3 दशक पहले का है। उसमें ये नहीं कि मोदी जी ने उस दौर को खत्म किया, 3 दशक पहले ऐसा हुआ करता था। उस दौर में पहुंच गए हैं, लखनऊ का है। आगे चलिए, आगे चेंज फटाफट करते रहिए भैया। ऑयल का पेट्रोल पंप है, इस रूट पे छठा या सातवां पेट्रोल पंप है। हमने अभी 2-3 वीडियो ट्विटर पे अपलोड किए हैं। ये मोरावा का प्रॉपर पेट्रोल पंप है। यहाँ पे किसी को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जितने भी पंप हैं सबने साफ मना कर दिया है कि भैया फ्यूल ख़त्म हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे फ्यूल ख़त्म हो गया हो। लखनऊ में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन इन लोगों के मन में पता नहीं क्या चल रहा है, या फिर ये लोग रेट बढ़ने को लेके बैठे हुए, या ये लोग मतलब कि ऐसे पेट्रोल पंप वाले जो मतलब कि पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके अफरा तफरी मचाने का प्रयास कर रहे हैं। 100% अफरा तफरी मचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है, या डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले या कुछ भी। ये मोरावा का प्रॉपर पेट्रोल पंप है। इस रूट पर जितने भी पेट्रोल पंप है कोई भी पेट्रोल नहीं दे रहा है। हमको कृपया कोई बताएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। कोई नहीं बताएगा आपको भैया, कोई नहीं बताएगा। यही तो संकट है, कोई बताता नहीं है, कोई नहीं। मन की बात करेंगे तो इतवार को सुन लेना आप लोग, इतवार का इंतजार करना। इतवार को आएंगे फिर नालिश गैस निकालने। अगला, अब चलाते जाइए बस, बीच में रुकेंगे, हेमंत जी पास चलेंगे। जहां सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे, और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी, और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। कंडे और लकड़ी, ये पहले बता दिया है अखिलेश यादव ने, व्यवस्था करना शुरू करिए। आखिर कब आएगा वो गोबर काम? गोबर वाली सरकार 12 साल से है, कब आएगा गोबर काम? चलिए आगे बढ़िए, अगला। मिडिल ईस्ट संकट का भारत में असर, गैस किल्लत के चलते मुंबई के 20% होटल बंद। ये जब हेडलाइन ली थी तब 20% बंद हुए थे, और जब ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं तब तक खबर है कि अब ये 40 से 50% तक बंद हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़िए। ईरान इजराइल युद्ध से दुनिया भर में तेल की किल्लत, पुतिन बोले हम करेंगे आपूर्ति, लेकिन यहाँ पर जो किल्लत है देखिए, आपदा में अवसर। अब तो दोस्त कोई रहा नहीं हमारा, तो आपदा में अवसर तलाशने में सब लगे हुए हैं, इसलिए इसको लाए थे। आगे चलिए। बेंगलुरु, मुंबई समेत देश के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर का संकट, केंद्र सरकार का आया जवाब। अभी जवाब पे भी आएंगे। चलिए आगे, एक कमेटी बना दी है, हो गई काम, हो गया काम।
मुंबई में धीमी आंच पर पकने वाले खाने पर संकट, ईरान युद्ध के कारण एलपीजी की किल्लत, रेस्टोरेंट ने मेनू से हटाई ये डिशेज। वो तो मैं कई जगह देखा हूँ कि खाली अब कॉफी बचा है मेनू में, बाकी सब हटा दिया। और चलिए आगे, हेडलाइन नहीं हो तो अब आगे खबरों पे आइए क्या करके। The two industries that get affected first is the stock exchange and then the travel and tourism industry. Because people who travel, they want safety and security. Food is a very essential item because when the tourist is here, whether he's an international tourist or a domestic tourist, he needs a place where he can go get neat, clean food, hygienic food. And that is why I think the supply of gas is very, very important, not only for restaurants, but even for homes, because in a lot of homes, even in my home, there is now piped gas. So if that gas doesn't come, then it's going to be a crisis. But I'm sure hotels have alternative arrangements, like, electric ovens are there. In most of the five-star hotels and other hotels, there are electric ovens. So I think it is advisable for your viewers that they should make alternative arrangements, because if this war goes on further, there is bound to be a bigger crisis. So we will have to look for alternative arrangements, and or maybe we'll have to come back to the old stove, but stove also needs oil. So we will have to depend on electricity. You see, electric ovens and electric cookers and microwave ovens, and चलिए हटा probably दीजिए। ये we'll have to go back. बहुत दूर तक चले गए सलाह मशविरा देने के लिए कि अब क्या क्या करना चाहिए। इससे बढ़िया वो अखिलेश यादव वाला सलाह लेना। ये इस देश के बहुत बड़े, मतलब जो उद्योग जगत से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं और उसके संस्था के भी कुछ पदाधिकारी हैं। आगे चलिए, अभी अभी शुरुआत है, आगे चलिए। This government lives in denial. They like to say they will never admit to anything that is going to happen which will give them a bad image. Now, with the whole world knows there's a shortage, there's going to be a shortage of petroleum and gas. I mean, the conflict area is Middle East and West Asia. I mean, we are on the cusp of a third world war. And if Parliament wants a discussion, you don't want a discussion. Essential commodity, ESA and all these things are invoked only when there's an apprehended shortage. And I'm sure the shortage must be looming large. So government shortage तो समझ रही है, essential commodities के provisions को भी इन्वोक करने वाली है. But Parliament में हम discussion नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे we come in bad light. एसेंशियल कमोडिटी में कमेटी बना दी है, उससे क्या होगा जिसका प्रधानमंत्री ऐसे में, ये तो प्रधानमंत्री आपदा में कहाँ छिप जाए। एक और बाइट सुनाइए, फिर हेमंत जी के पास चलेंगे बीच में रिएक्शन के लिए। एक और, There is shortage because small hotels are not getting supplies because they consume 1 or 2 cylinders a day and they are not getting supplies. That is creating a kind of crisis, and this is going to have a cascading effect on the farmers who was growing vegetables, the labor and the industry overall, because everything is going to be affected because of the gas shortage. So we also don't know how to face it. We are in constant touch with the political, this one in Delhi, with the ministry. They have promised by evening will give us solution. I hope they will come with a solution, because we want a solution. Give us, instead of 10 cylinders, give us 5, so that we can manage something, at least work for 5 hours or 10 hours a day instead of 12, 13 hours. So right now it is a situation where if the stocks is completed, then it becomes very difficult for us to function. Then in the big cities like Bangalore, Chennai, or Mumbai and all, most of the people depend on food from the hotel industry. So it becomes very, very difficult for people also. We request the government repeatedly. रिक्वेस्ट क्या, हाथ पैर जोड़ लो, साष्टांग हो जाओ, तो भी कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग इंतजार करते रहो। हेमंत भाई, अभी बहुत कम हमने सुनवाई है बाइटें आपको, सब अपने अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। सब क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज तबाह होंगी, फार्मर्स पर इफेक्ट होगा, फूड इंडस्ट्री, होटल रेस्टोरेंट पर फर्क पड़ेगा, आपके किचन पर फर्क पड़ेगा, ट्रेवल्स पर, टूर एंड ट्रेवल्स पर फर्क पड़ेगा, शेयर मार्केट पर फर्क पड़ेगा। जब इंडस्ट्री से लेके उद्योग, किसान, मार्केट, टूर ट्रेवल, फूड, खाना, सब पर फर्क पड़ेगा, तो बचेगा क्या। और इसके बावजूद
सरकार देखिए, वो पाकिस्तान वाले का तुलना हमारे यहाँ मीडिया करती है ना कि पाकिस्तान में हाहाकार, पाकिस्तान में हाहाकार, प्रधानमंत्री उसका सामने खड़ा है, हमारे वाले कहाँ हैं? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मोदी जी के बारे में कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, उसको रह रह के याद दिलाना पड़ता है दर्शकों को। तो सबसे पहले आप याद कीजिएगा, मोदी जी ने कहा था मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अभी इस देश ने देखी नहीं। तो उसका एक मुजाहरा ये आज की तारीख में है, जो श्रीमान जयशंकर ये कह रहे थे कि हमने जो मिडिल ईस्ट में हमारे जो अप्रवासी हैं उनको जनवरी में बता दिया था उनको तो कि भाई इस तरह का क्राइसिस आने वाला है। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या किया, 12 साल से सत्ता में है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ। भारत के अंदर एलएनजी की, एलपीजी की कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है ये सरकार बता देती तो बहुत अच्छा रहता। 12 साल के शासन में अनवरत शासन है, कहीं कोई चैलेंज नहीं है। एक बात आपने प्रधानमंत्री जी का पूछ लिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए सुविख्यात है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क उस कोट एंड कोट में कह रहा हूं, कि वो कभी भी किसी क्राइसिस के दौर में सामने नहीं आते। ये बात जग जाहिर है, क्योंकि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग लेवल की है। लेकिन इस सारे के लिए जो सबसे जिम्मेदार आदमी है वो है आपके मित्र हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्री हैं। पिछले 10 दिन से आपने कहीं ढूंढा है उनको? एक काम में लगे हुए हैं कि कोई ट्विटर पे एप्स्टीन का जिक्र ना कर दे, अगर करे तो उसको ब्लॉक करवाना है। तो उनको जिम्मेदारी ये मिली हुई है अभी। कांग्रेस के पवन खेड़ा से लेकर के तमाम जो भी एप्स्टीन का जिक्र करते हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट, तो उनकी जिम्मेदारी वो बड़ी है। वो पारिवारिक मसला देश वेश का तो होता रहेगा, कोई खास बात नहीं। इतना बड़ा हंगामा हुआ, सारी बात हुई, सब देशों के अंदर अपने अपने वो किए जा रहे हैं प्रयास। हमारी सरकार ने क्या देश में संभावित एनर्जी क्राइसिस पे कोई बात की? कल जो एक बयान सा जारी करके फॉर्मेलिक सिंबॉलिक, उसके बाद अपने जयशंकर साफ हो गए। बात कहाँ है हरदीप पुरी? नोबडी नोज। कहाँ है प्रधानमंत्री? नोबडी नोज। और कोई पॉमेरियन मीडिया ये सवाल पूछ भी नहीं रहा। ये आप सोशल मीडिया के कुछ साथी हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरा सबसे पहला सुझाव तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये आपने जो पहला अद्भुत वीडियो दिखाया था, उसका अब तक पेटेंट कराया कि नहीं कराया नाले की गैस का? उसके नाले की गैस का पेटेंट करा के मोदी जी को, और तत्काल देश में जितने भी भक्त हैं उनको वो सारी टेक्नोलॉजी के उपकरण फ्री में दे, एक एक पतीला, एक एक पाइप। क्योंकि गंदे नाले की पाइप तो हर जगह पे है, वो नाला तो जहां चाहे अपने खाना बना लेंगे। भक्तों को व्यवस्था हम तो कर लेंगे, अपनी कंडे वंडे जैसा आप बता रहे थे हम तो कर लेंगे, उससे कोई बात। और नोबेल सोसाइटी को सोचना चाहिए कि मोदी जी को ऊर्जा संरक्षण के लिए क्या नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है इनोवेशन का, उनको भी विचार करना चाहिए। लेकिन आज भारत को आप विश्व गुरु कहते हैं, आप दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक? और उसमें स्थिति यह है कि लड़ाई का अभी आज 11वां दिन है, 10 तारीख हुई आज, 11वें दिन अगर ये स्थिति है, और आपका फॉलोअप एक्शन क्या है? आप केवल एक कल्पना कीजिएगा, देश के, मैंने आपको परसों भी शायद चर्चा की थी, देश में इमरजेंसी पेट्रोल का स्टॉक मेंटेन करने के लिए बजट में एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। मैंने परसों भी आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाया था। 12 साल में मोदी सरकार ने एक भी बार उसका प्रयोग नहीं किया, इमरजेंसी स्टॉक का। अब आप देखिए, जापान जैसा देश है, छोटा सा देश है, उसके पास 205 दिनों की इमरजेंसी स्टोरेज है पेट्रोल डीजल की, गैसोलीन जिसको आप बोलते हैं। और भारत के अंदर खबर प्लांट क्या की गई थी एनडीटीवी के जरिए, जो अपने अडानी का चैनल है, कि चिंता मत कीजिए 25 दिन का स्टॉक हमारे पास है। और उसी चैनल के एडिटर ने फिर क्या काउंटर किया कि नहीं है, ये गलत है। सब कुछ सूत्र बता रहे हैं, 25 दिन का है ये भी सूत्रों ने बताया, 25 दिन का नहीं ये भी सूत्रों ने बताया। मंत्री कहीं नहीं है, प्रधानमंत्री कहीं नहीं। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की जो चीज होती है, जब प्रधानमंत्री जी की तो समस्या देखिए ना, पूरी दुनिया को पता है, जयशंकर जनवरी में अपने लोगों को बता चुके हैं, और प्रधानमंत्री 26 तारीख को इजराइल से वापस आ रहे हैं लड़ाई से पहले, ठीक? तो प्रधानमंत्री जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखनी पड़ेगी आपको। कोविड में क्या हाल हुआ था आपने जिक्र कर दिया, बड़ी आत्मा दुखती है। मैंने तो वो सीन देखे हैं, मेरे तो घर में हुआ था कि संस्कार करने के लिए आपको 8-8 घंटे इंतजार करना पड़ता, शमशान में जगह नहीं थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का मैंने भी सामना किया, तमाम लोगों ने सामना किया। अब तमाम शहरों के अंदर आपको पता है गैस आधारित फ्यूनरल सेंटर्स है तमाम शहरों के अंदर, और कुछ बिजली आधारित है कुछ जगह पे, कुछ जगह पे गैस आधारित भी। तो गैस आधारित तो मान के चलिएगा आप ठप हो जाएंगे सारे के सारे। तो वही आप वाली बात है कि मुर्दों को इंतजार करना पड़ेगा। क्या भारत सरकार, जिसका इतना बड़ा पूरे का पूरा सिस्टम है, क्या उसमें कोई भी ऐसा दूरदर्शी व्यक्ति नहीं है जो इन सारी चीजों को एड्रेस कर सके? आप कल्पना कीजिए, लाखों बैरल तेल रशिया का समुद्र के बीच में था, लाखों तेल, और वो 3 या 4 दिन के उस पर आ भी जाता है, ठीक? ट्रंप के डर से, और सबको पता था अगर ईरान को छेड़ा तो सबसे पहले क्या होगा, हार्मूज बंद होगा, ठीक?
उसके बावजूद भी आप ट्रंप की धमकी के आगे तेल लेने से डरते रहे। ये सच्चाई है 56 इंची सरकार की। अब उसने परमिशन दे दी है, तो अब पुतिन ने भी खेल करना ही था कि भाई जो मार्केट रेट है आप अपना सीधा, पहले तो सरकार से लेते थे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था या कंपनी टू गवर्नमेंट था, अब आप ट्रेडर्स के जरिए तेल ले रहे हैं, कच्चा तेल। जो आपको पहले रिबेट मिलती थी, छूट मिलती थी, अब आपके साथ क्या हो रहा है कि अब आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है। हमने कल भी चर्चा की थी, $4 से $5। अब ट्रंप की बेहुदगी देखिए, कल उसने एक बयान जारी किया रात को कि भाई हमारा युद्ध हमने जीत लिया है और अब हम इसको आखिरी दौर में है। उसके बाद तेल आपने देखा $118 से इमीडिएटली $92-94 पे आ गया। ठीक, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उससे मैंने 5 मिनट पहले आपको क्या बताया कि ट्रंप ने अभी फिर घोषणा कर दी कि आज की रात सबसे बड़ा हमला ईरान पे होने वाला है। सोचिएगा आप, ट्रंप कोई शासक नहीं है, माफ कीजिएगा, नेतन्याहू कोई शासक नहीं, ये रक्त पिपासु दैत्य हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं। आज तक जो 22 साल का कार्यकाल और ये कार्यकाल अगर आप नेतन्याहू का मिलाएंगे, उसने किस किस दुनिया के हिस्से में क्या क्या किया है, अगर उसकी आप गणना कर ले, 10 लाख से ऊपर आदमियों की मौत का जिम्मेदार है वो अकेला आदमी। और अमेरिका का तो काम ही ये है, आज उस पर सैंक्शन लगा दो, आज उस पर लगा दो, वहां दवाइयां नहीं जाएंगी, वहां लोग मर जाएंगे। और अब ये जो एनर्जी संकट आप देख रहे हो, कल कह रहा था कि युद्ध हमने जीत लिया है, आज फिर ईरान पे सबसे बड़ा हमला क्यों करेगा भाई? अभी अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उससे 5 मिनट पहले की खबर, ईरान के जो तुरंत आया कि आप करके देख लीजिए, ऐसा ना हो कि ट्रंप ही ना बचे। काउंटर वहां से ये आया। कल आप कह रहे थे युद्ध जीतने की स्थिति में है, जीत लिया है। ब्रिटेन को कह रहे थे आपको भेजने की जरूरत नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर हमने जीत लिए। वो थोड़े से ईज आउट हुए एनर्जी प्राइसेस, आज फिर ये बकवास कर दी। अब कल देख लीजिएगा, सुबह फिर आग लग जाएगी वो $120। ट्रंप इस देश दुनिया के अंदर उससे बड़ा दुष्ट व्यापारी। आपने टैरिफ के मामले में देखा, टैरिफ ठोक दिए सबके ऊपर, अपने दोस्तों को बता दिया कल सुबह घोषणा करूंगा। और ओवल ऑफिस में बेशर्मों की तरह बैठ के क्या बता रहा था कि ये मेरे फलाने मित्र हैं, इन्होंने मेरी इशारा समझा, इतने बिलियन कमा लिए, इतने बिलियन कमा लिए, इतने बिलियन। ठीक, एक धंधा वो ये करता है, तेजड़िए और मंदड़िए दोनों का काम वही करता है, हथियारों का काम वही करता है, रियल एस्टेट का काम वही करता है। गजा के अंदर 90,000 आदमी मारे गए और वो क्या कह रहा है कि वहां पे बहुत बड़ा रिजॉर्ट और टूरिस्ट और ये सब बढ़ेंगे लाशों पर। तो ऐसा दैत्य, ऐसा पाशविक व्यक्ति आज अगर दुनिया का चौधरी है, तो आप सोच लीजिए क्या होगा। थोड़े से एनर्जी पर आप सोचिए ना, अमेरिका अफोर्ड कर सकता है क्या स्थिति को? परसों उसको ये बात रियलाइज हुई थी और तब उसने ये ट्वीट किया कि थोड़े से दिन की बात है, ये एनर्जी प्राइसेस वगैरह वापस आ जाएंगे। लेकिन तुम अगर इसी तरीके के बयान देते रहे तो एनर्जी प्राइस वापस कैसे आएंगे? जिनके पास स्टॉक है वो भी आपको देना बंद कर देंगे। और उसके सामने बोलने वाले केवल 2 लोग हैं दुनिया में, आमने सामने सीना तान के, एक पुतिन है, एक शी जिनपिंग है। ठीक, दोनों कमाल देखिए, चाइना को हार्मूज से पूरा तेल आने की अनुमति, लेते रहो जितना मर्जी आए, कोई समस्या नहीं। भारत को जो सबसे सस्ती दरों पर और सबसे आसान शर्तों पे तेल ईरान देता था, आप उसके सुप्रीम लीडर की उस पर शहादत पर 2 लाइन नहीं लिख पाए, ले लो तेल फिर जाओ। लो, कहां से लोगे तेल? पूरा मिडिल ईस्ट से बंद है, 50% वहां से आता था, पूरी की पूरी एलपीजी की सप्लाई ठप होगी। ये मोदी जी का दूरदर्शी व्यक्तित्व, जो संघी कहेंगे, जो आपके भगत कहेंगे। लेकिन ये जो है हकीकत, आप और मैं इसको अगर पॉजिटिव स्पिरिट में भी लें तो वही बात है जो मोदी जी ने कही थी कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ये देश जानता नहीं। पूरा देश लाइनों में खड़ा कर दिया ना। वो लड़का बता रहा था ना कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा लखनऊ में, जहां पर योगी जी का इतना शानदार शासन है, जहां के सांसद मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का स्टेट है भाई, उत्तर प्रदेश से चुन के आते हैं। तो ये आशीष भाई क्या है कि ये मानव निर्मित आपदा है, चाहे ट्रंप ने की हो, चाहे नेतन्याहू ने की हो, चाहे मोदी जैसी अदूरदर्शी सरकार ने की। अदूरदर्शी सरकार, इस आपदा में हम लोग भी जिम्मेदार हैं कुछ हद तक। मैं सिर्फ पहली क्लिप क्यों दिखाया था? वो जो पहली क्लिप थी वो इस देश के साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोगों के साथ मोदी जी थे। ताली इस बजा रहे देश थे भाई, का- वो सारे ताली देश बजा के रहे थे। साइंटिस्ट थे वो। आप सोचिए, जिस देश के साइंटिस्ट एक ऐसे ढपोसंख के उल जलूल बयान पर ताली बजाए, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात करूं, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसी बातें करे, वैज्ञानिकों को वॉकआउट कर जाना चाहिए था, वॉकआउट कर जाना चाहिए था भाई। कि ये सब आप जाकर के संघ के शाखा में सुनाना, आप प्रधानमंत्री हो, आप संघ के शाखा में सब बताना, यहाँ पर आप साइंटिफिक बात करो।
साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करो। ये सब उल जलूल बात आप करो, वॉकआउट सब ऐसे भाव विवल, ऐसे लगा कि भागवत कथा का बिल्कुल अब अंतिम चैप्टर, अंतिम अध्याय है। सब ऐसे ऐसे ताली बजा रहे मुंह बाके, तो मुंह बाओ फिर। चलिए आगे लाइए, और अभी बचा हुआ है बहुत। गैस तो मिल रहा है, कमर्शियल गैस का स्टाफ करने जा रहा है शायद, तो होटल कैसे चला पाएंगे? नहीं देखिए, अगर स्टॉक हो जाएगा तो होटल तो चला नहीं पाएंगे हम लोग। अगर अभी हम लोग के पास जितना स्टॉक है, इस स्टॉक का लिए हम लोग 10-11 बजे तक चला सकते हैं आज। फिर अभी हम लोग जितना ऑर्डर डाला था पहले, उसका आधे से आधा ऑर्डर आया है। फिर अगर हम लोग का ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ तो हम लोग होटल नहीं चला पाएंगे आगे जाके, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा चलाने के लिए। नहीं अभी तो टेम्पोररी के लिए ऐसे सोच नहीं है। चलिए गैस नहीं आएगा तो ये तो नेक्स्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब नहीं चला पाएंगे अगर नहीं आएगी गैस। आगे अगला ये देखिए, ये सब बंद है। बढ़ाइए, इसमें कुछ बाइट हो तो चला दीजिए। ये जो है होटल्स के रिपोर्ट्स हैं। திடீர்னு வந்து 2 மணி நேரத்துக்கு முதல்ல சிலிண்டர் கிடைக்காது அப்படின்னு, ஆனால் நிறைய முடியும் கொடுக்கும்போது தலைமுறை தப்பு இந்த குருமா வகைகள் 2-3 வகைகள்। साउथ के से बेंगलुरु और चेन्नई से बहुत सारी बाइटें हैं, तो तमिल में और कन्नड़ में हैं, तो वहां के लोग समझेंगे। नहीं भी तो हमने खबर दिखा दी है। आगे चलिए आगे। हाँ देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को दी गई महंगाई है। ये बात देश की जनता को समझना चाहिए, क्योंकि हार्मोज समुद्री मार्ग जो 50% से ज्यादा ईरान के हिस्से में आता है, ईरान से हमारे अच्छे रिश्ते थे, उस रिश्ते को जानबूझ के मोदी ने बिगाड़ा। युद्ध के 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा की, जिस देश में कोई जाना पसंद नहीं कर रहा है, आप जाके वहां नाच रहे हो, कूद रहे हो। जबरन आपके गले में एक मेडल डाल दिया उन्होंने, आप उछल के चले आए। और उसके बाद उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। वहां पे 160 स्कूली बच्चियां मारी जाती हैं, आप कुछ नहीं बोलते। उनके सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। आपके मेहमान ईरानी जहाज के वापस लौटते वक्त नौसैनिक 100 से ज्यादा मारे जाते हैं, आप कुछ नहीं बोलते। तो रूस और चीन का जहाज उस रास्ते से आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा है। 60% कच्चा तेल हिंदुस्तान का उसी रास्ते से आता है, हार्मोज समुद्री मार्ग से। 50% गैस उसी रास्ते से आती है। तो ये मोदी के द्वारा देश को दी गई महंगाई है। तो अब मोदी जी किसी दिन प्रकट होंगे, महामानव हैं, तो वो कहेंगे कि देश के लोगों, इस मुसीबत से हमें निपटना है। आप लोग अपने घर के छत पे सूर्य के प्रकाश पर खिचड़ी बनाइए, गैस की समस्या का समाधान हो जाएगा। रोटी भी सूर्य के प्रकाश में बनाओ, सब्जी भी बनाइए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बस यही है। चलिए अगला। दिखता है कि हमारी जो पॉलिसी, जो हमारे पार्लियामेंट में हमें आश्वासन दिया जाता है, क्वेश्चन आवर में मंत्री कहते हैं कि 72 दिन का हमारे पास स्टॉक रिजर्व्स हैं, कोई भी ग्लोबल डिस्ट्रप्शन आएगा हम उसको हैंडल कर पाएंगे, सब कर पाएंगे, हमें ये आश्वासन दिया जाता है। और जब सही मायने में ग्लोबल डिस्ट्रप्शन होता है, इस पैमाने पे होता है, तो हमारी जो पूरी प्लानिंग है दिखती है कि पूरी खोखली रही है। अगर पहले कहा गया, फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा गया कि 72 डेज के ऑयल रिजर्व्स एंड क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, और जब प्रॉब्लम आई, जिस तरीके से ईरान इजराइल का युद्ध हुआ, उस समय पे कहा गया कि 25 दिन का स्टॉक रिजर्व है। तो इतना अंतर हो जाना, ये कहां तक, यानी प्लानिंग में कमी हुई है। फिर आपने शुरू में सोर्सेस के माध्यम से कहा कि जनता को कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम सब कुछ अब्जॉर्ब करेंगे। क्या हुआ? पहले हफ्ते में ही आपने एलपीजी डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज का दाम बढ़ा दिए। आपने किसी तरीके की उनके लिए जो भी भार था सारा जनता के ऊपर मर दिया। अब हम देख रहे हैं जो कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं, उनको अपना कट डाउन करना पड़ रहा है। इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग में जिनको गैस की जरूरत पड़ती है, उनका काम आधा रुक गया है। तो आपकी प्लानिंग क्या थी? अब आप कह रहे हैं हम पैनल बना रहे हैं, पैनल में एमपीज लाएंगे। पैनल ये नहीं बनना था, या सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल कर सब कंट्रोल में लाने की जो कोशिश हो रही है, डिफ्लेक्ट किया जा रहा है, एमपीज का पैनल बना रहे हैं। एमपीज के पैनल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, सबको एक साथ लाएं और कोऑर्डिनेशन करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइम मिनिस्टर ईरान, इजराइल और यूएस, स्पेशली इजराइल एंड यूएस पे दबाव बनाए कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स है शुड नॉट बी हार्म्ड बिकॉज ऑफ देयर वॉर। चलिए अगला। देखिए, जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ उसी दिन हमको अंदाज़ा हो गया था
कि डीजल हो, पेट्रोल हो या गैस हो, इसकी कमी ज़रूर एक ना एक दिन भारत देश को भुगतना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। इसके बाद में आगे अगर वॉर नहीं रुका तो इससे भी ज़्यादा दिक्कतें आने वाले दिनों में हमको देखना मिलेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, डेफिनेटली कर्नाटक गवर्नमेंट विल इंटरवीन कि जैसे हमको उनको सहायता के लिए क्या करना चाहिए, हम डेफिनेटली इंटरवीन करेंगे। लेकिन किसकी जिम्मेदारी है? ये तो जिम्मेदारी सरकार के मंत्री हैं, ये क्या इंटरवीन करेंगे? इनके पास थोड़ा ऑयल या गैस रिजर्व है। बस ये है चलो कि हाँ राज्य सरकार है, कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत राहत अपने स्तर पर दे पाए, लेकिन कोई ऑयल रिजर्व गैस रिजर्व इनके पास थोड़ा है। चलिए चलाइए। ये ईरान युद्ध के कारण ही है ना, लेकिन मुझे अभी पार्लियामेंट शुरू होने दीजिए, मैं बता नहीं करने दे रहे हैं जो ऑयल क्राइसिस है। और हाँ देखिए, आपको मालूम है कि दाम भी बढ़ाया जा रहे हैं, हर अवेलेबिलिटी भी नहीं है और दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। अवेलेबिलिटी भी नहीं है और दाम भी बढ़ रहे हैं, दोनों साथ साथ। अगला, भारत में किसी प्रकार की किल्लत से की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। भारत जो है अपने बल पर आत्मनिर्भर भारत है और यहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नमूना एनडीए सरकार में देखने को मिला है कि जहां संकट आया है मोदी जी संकट मोचक के रूप में काम करते हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे बड़ा नमूना हमको अभी ही देखने को मिला है। इतना बड़ा नमूना कभी धरती पर किसी ने नहीं देखा था। सबसे बड़ा नमूना, इस बात के लिए मैं ताली बजा करके अगर साधुवाद देना हो तो मैं दिनेश शर्मा को दूं। उन्होंने कहा ना कि भारत आत्मनिर्भर हो चुका है, कोई फर्क नहीं है। आत्मनिर्भर हो चुका है भारत, कोई फर्क नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा नमूना एनडीए सरकार में हमने दिखा दिया है। हेमंत भाई तारीफ करिए, ये पहला व्यक्ति है जो कह रहा है कि हमने सबसे बड़ा नमूना दिखा दिया है, और वाकई सबसे बड़ा नमूना दिखाया है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखा था आपने? इससे बड़ा नमूना कभी देखा था? ना भूतों ने भविष्य टाइप की चीज है, और यही लोग ये कर सकते हैं। जो मोदी जी की रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है इस आदमी की उससे कम नहीं है। गजब देखिए, इसका अति विश्वास देखिए, कमाल की बात है। पूरे देश में त्राहिमाम है और ये मोदी जी पर वो है। मोदी जी ने क्या कि मोदी जी खुद गायब है, वो कहीं नहीं मिल रहे, ना संसद में मिल रहे, ना संसद के बाहर मिल रहे, ना कहीं दृष्टि गोचर हो रहे। और इस भाई को पूरा भरोसा कर, आपका तो पेट्रोलियम मंत्री नहीं मिल रहा, बताइए आप और तो करेंगे ही क्या? विदेश मंत्री कल बयान देके भाग गया छुट्टी। ईरान वाले इनका फोन नहीं उठाते। क्या कह रहा था वो जयशंकर कि उनसे आजकल कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल काम है। बताइए आप, विदेश मंत्री डिप्लोमेटिक लेवल पर कहता है कि उनसे, और बाकी नेतन्याहू से मंगा लो गैस, फिर क्या दिक्कत है आपको? नेतन्याहू आपका दोस्त है, मंगवाइए। ट्रंप से मंगवा लीजिए, ट्रंप तो आपका पता ही है ताऊ है सगा भक्तों का, उससे मंगवा लीजिए। इसलिए मैंने कहा देखिए, इस देश में एक क्राइसिस मैनेजमेंट ये हो सकता है कि जितने भी भक्त हैं उनको मोदी जी के वो नाले वाली गैस का पूरा इक्विपमेंट का एक सेट फ्री दे दिया जाए, और वो उस बेचारे कम से कम वो तो कर सकते हैं ना नाले की गैस पे, और उसके लिए हमारे ऊपर बेशक टैक्स भी लगा दिया जाए थोड़ा सा, ताकि वो टेक्नोलॉजी भी देख ले। टेक्नोलॉजी जब शुरू में नई आती है तो एब्जॉर्प्शन में खर्चा भी आता है, उसके लिए हम टैक्स देने को भी तैयार है। तो भक्तों को कम से कम वो टेक्नोलॉजी दे दीजिए ताकि वो तो आत्मनिर्भर बने कम से कम। हमारी तो देखी जाएगी, अब तो कोई गांव के आदमी है, कंडे वंडे इकट्ठे करके कोई खास बात नहीं। इस देश में आशीष भाई फिर वही बात घूम फिर के, मूर्खता का अंधभक्ति का अमृतकाल है। ठीक, कोई विजन की जरूरत नहीं। विजन के नाम पे टेलीविजन है आपके पास, राशन के नाम पर आपके पास भाषण है, शासन के नाम पर आपके पास भाषण है, और बढ़िया काम चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है क्या मुख्यधारा का? बताइए एक चैनल का नाम। इस पे चर्चा होनी चाहिए थी 2 दिन से। संसद के अंदर और संसद के बाहर किन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए थी और किन पे हो रही है, ये आपकी प्राथमिकताओं का सवाल है। आप जब देश की जनता, गणेश कुमार गुप्ता बैठे, आपको क्या परेशानी? बिल्कुल बंद करा दीजिए तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी गैस ना आए, आपको क्या लगता है मोदी जी चुनाव हार जाएंगे? फिर नहीं हारेंगे। 84% इस देश की करेंसी खत्म कर दी थी भाई साहब, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देखिए आप। पूरे देश के अंदर कितनी देर के उसमें किया था लॉकडाउन, कितने पल के नोटिस पर? रात को 8 बजे किया था, सुबह 10 बजे से लॉकडाउन था। उसके बाद भी बिहार में सरकार बनी, बिहार के लाखों नहीं करोड़ों आदमी पैदल जा रहे थे बेचारे सड़कों पर। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, पानी नहीं, उनके पानी की बोतल तक नहीं है उनके पास, कुछ नहीं पता कैसे कैसे चल के वो पहुंचे। उनको देख के ना लगता था कि यार ये आदि मानव युग वापस आ गया है। और इसको फिर देखने का, क्योंकि मैंने आपने उसको देखा सामने, आंखों के सामने रिपोर्टिंग की। और दूसरे जो है वो विश्वगुरु माने बैठे आपको,
तो विश्व गुरु माने बैठे थे भाई, उनको बधाई। और जितने भी लोग इस सारे संकट को झेल रहे हैं, हम सब भी इसी में आने वाले हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, मानता नहीं कोई भी, लेकिन जैसा चुना है वैसा भुगतो भाई साहब, देयर इज नो अल्टरनेटिव। मोदी जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे कभी डाउट मत कीजिएगा, मेरा तो आपसे इतना ही विनम्र आग्रह है। नहीं भैया, हमको तो एकदम डाउट नहीं, और खासकर एनडीए ने दुनिया का सबसे बड़ा नमूना दिया है भारत को, तो एनडीए में नीतीश कुमार को भी बधाई कि उस नमूने को दुनिया के सामने लाने के लिए, मतलब इतने मजबूती से नमूना। अब कौन है वो नमूना, ये नाम के साथ नहीं बताया, बस कि सबसे बड़ा नमूना एनडीए ने दिया है। वो नमूना, अब नाम हम क्यों बताएं जब दिनेश शर्मा नहीं बता रहे हैं? तो दिनेश शर्मा प्रोफेसर, उनको बताना चाहिए था, डॉक्टर दिनेश शर्मा, लखनऊ विश्वविद्यालय। आत्मनिर्भर है भारत, पता है ये यही असली आदमी एक है, दिनेश शर्मा, जो नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पे अगला प्रधानमंत्री दिनेश शर्मा को बनना चाहिए। क्या कहा कि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, ये तो भी आपको भी नहीं पता होगा कि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ये आत्मनिर्भर बता रहा है कि हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं भाई, खेल खत्म। वो नाले की गैस से आत्मनिर्भर हो गए, अब नहीं चाहिए हमें ईरान, इजराइल, कतर, बहरीन, कुवैत, किसी को तेल नहीं चाहिए, आत्मनिर्भर हो गया है। चलिए भैया, आगे कुछ बचा होते तो चला दीजिए, नहीं तो रोके फिर कल और भी इस पे कार्यक्रम तो करना है, नहीं तो चला दीजिए। पॉलिसी है देश की, जब से ट्रंप की हमने मदद करनी शुरू की है, सारे एक्सपर्ट्स यही कहते थे कि वो दिन दूर नहीं जहां हिंदुस्तान को बहुत बड़ी फाइनेंशियल जो है इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। तेल भी बढ़ेगा, डीजल भी बढ़ेगा, एलपीजी भी बढ़ेगी और इनडायरेक्टली फर्टिलाइजर्स भी बढ़ेंगे। जो पेट्रोलियम के साथ तल्लुक रखते हुए अलाइड सेक्टर्स हैं, तो वहां कीमतें बढ़नी। और ये तो विश्वास दिलाते थे हमारे पास तो रिसोर्सेज बहुत हैं। और मगर आप देख लीजिए, एलपीजी की ऑलरेडी प्राइसेस हैव स्टार्टेड गोइंग अप, और तेल भी 2-4-5 दिन में मेरा ख्याल, आई हैव अ फीलिंग कि इट्स गोइंग टू गो अप। चलिए भट्टाचार्य जी, अभी बहुत कंटेंट बचा है, लेकिन अब हम रोक रहे हैं, अभी बहुत बचा, क्योंकि पूरे देश भर से भाई, हर प्रदेश से, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, पंजाब में, सब जगह आ रहे हैं रिएक्शंस, और सब जगह वही हालत है। लेकिन तपस्या में लगा हुआ है हमारा अविनाशी, लगे रहने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं करना, हम तो कतई नहीं करेंगे। पता चला आग के ज्वाला भस्म कर दिया तो वैसे ही। चलिए देखिए, इजाजत, इंतजार करिए, अभी तो देखिए, इंतजार करिए, अभी तो शुरुआत है। कहा संजय सिंह ने, किसी ने कहा है कि इट्स अ बिगिनिंग, अभी शुरुआत है, अभी आगे देखिए। अब तो आज से इस पर चर्चा होगी ही होगी। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।